हेलो एवरीवन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने क्रियाशील मध्यवर्ती स्टार्ट किया था टॉपिक, और उसमें कार्बोनियम आयनों का जिक्र किया था। कार्बोनियम आयनों के बनाने का मेथड, मैं जितने भी मेथड से कार्बोनियम आयन बन सकता है वो उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो उसी के आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे, जो है कार्बोनियम आयनों की केमिकल रिएक्शंस। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में पूरी होती है तो उसमें मध्यवर्ती बनते हैं, और उसमें उन तरह तरह के मध्यवर्तियों में से एक मध्यवर्ती है कार्बोनियम आयन। तो प्रथम पद में मध्यवर्ती बनता है। तो जितनी भी अभिक्रियाओं के प्रथम पद में मध्यवर्ती बन रहा था उनका डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और उसी अभिक्रिया के जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जब मध्यवर्ती बन जाता है तो उसके बाद उस मध्यवर्ती से कौन कौन से अंतिम उत्पाद बन सकते हैं और कैसे कैसे बन सकते हैं, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं कि कार्बोनियम आयन कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अंतिम उत्पाद नहीं है, क्योंकि ये अभिक्रिया के बीच में बन रहा है, मध्यवर्ती है, अंतिम उत्पाद नहीं है। तो इसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उसमें इस कार्बोनियम आयन का उद्देश्य ये है कि वो अपना अष्टक पूरा कर ले। क्योंकि उसका अष्टक पूरा नहीं है इसलिए वो अस्थायी है, तो वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा अपनी केमिकल रिएक्शंस द्वारा। तो जितनी भी तरह की ये केमिकल रिएक्शंस दिखा सकता है वो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली है विलोपन अभिक्रियाएं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। आपके सामने ये कार्बोनियम आयन बनाया हुआ है मैंने, ये द्वितीयक कार्बोनियम आयन है। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, यानी कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है, दो कार्बनों से है इसलिए द्वितीयक हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अगर अपनी संरचना में से एक H आयन का त्याग कर दे, H प्लस का त्याग कर दे, विलोपन कर दे, विलोपित हो जाए H प्लस आयन, तो ये एल्कीन बनाएगा। ये है अंतिम उत्पाद। तो एल्कीनों के बनाने की जो विधि है उसके अंदर ही आती है रिएक्शन, कि जब हम एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोनियम आयन बनता है, और सेकंड स्टेप में कार्बोनियम आयन आगे जाकर H आयन का विलोपन करके एल्कीन बना देता है। तो ये हुई कार्बोनियम आयन की एक रिएक्शन। इसी का एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है। ये भी एक प्रकार का कार्बोनियम आयन है। इसके भी इस तरफ से या इस तरफ से H आयन निकल सकता है। यदि इस तरफ से H आयन निकलता है तो ये वाली एल्कीन बनेगी, और यदि इस तरफ से H आयन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो अब ये डिसाइड करना है कि कौन सी एल्कीन बनेगी। तो यहाँ आपको सेटजेफ का नियम लागू हो जाएगा। सेटजेफ के नियमानुसार जो एल्कीन बननी है वो ही एल्कीन यहाँ पर बनेगी। अगली अभिक्रिया जो है वो है नाभिक स्नेही के साथ योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। पहली थी एलिमिनेशन, अब है एडिशन रिएक्शन। तो किसी अभिक्रिया में यदि कार्बोनियम आयन बना है और यदि कोई नाभिक स्नेही उपलब्ध है अभिक्रिया में, तो वो कार्बोनियम आयन जो कि प्लस चार्ज वाली चीज़ है, और नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमारा माइनस चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इन दोनों की रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे OH एक नाभिक स्नेही है, जैसे क्लोराइड आयन एक नाभिक स्नेही है। तो ये इथाइल कार्बोनियम आयन जो है, अगर क्लोराइड आयन उपलब्ध है तो इससे जुड़ के और इथाइल क्लोराइड बना देगा, और अगर नहीं है तो विलोपन करके H आयन का और एथीन बना देगा। इस प्रकार ये भी एक नाभिक स्नेही है, ये भी एक नाभिक स्नेही है, H2O। H2O की रिएक्शन रिवर्सिबल है, H2 इस पर जुड़ भी सकता है, इस प्रकार से ऑक्सोनियम आयन वाला प्रोडक्ट बन सकता है। और इसमें से यदि H आयन निकल जाता है तो यहाँ पर H आयन निकल जाएगा तो यहाँ पर OH रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये अल्कोहल बना सकता है। तो ये हुई सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी तरह के कार्बोनियम आयन हैं, यदि आप उनका कंपैरिजन करेंगे तो टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है,
सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। ठीक, तो इसी आधार पर ये पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं होती है, यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। कैसे, ये देखते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है C4H9 कार्बोनियम आयन का। ये प्राथमिक कार्बोनियम आयन के रूप में यदि किसी अभिक्रिया के अंदर बन रहा है तो बनते ही ये द्वितीयक में पुनर्विन्यासित हो जाएगा, यानी इसका प्लस चार्ज इधर आ गया और H आयन इधर आ गया। अभी भी हम जानते हैं कि प्राथमिक से ज़्यादा स्थायी द्वितीयक है और द्वितीयक से ज़्यादा स्थायी तृतीयक है। तो यदि ये तृतीयक में कन्वर्ट हो सकता है, यदि इसके पास इतने कार्बन हैं, जो कि इसके पास हैं, 4 कार्बन उपलब्ध हैं, तो ये तृतीयक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब किसी अभिक्रिया में प्राथमिक कार्बोनियम आयन बनता है और उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं तो वो द्वितीयक या फाइनली यदि और अधिक कार्बन है उसके पास और वो तृतीयक कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है तो वो अवश्य कन्वर्ट होता है। ये सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड प्लस चार्ज है। ये अंतिम उत्पाद नहीं बना है, ये केवल जो बना है वो इससे ज़्यादा स्थायी है। तो ये बना अगर किसी अभिक्रिया में तो वो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक और रिएक्शन जो पॉसिबल है कार्बोनियम आयनों के साथ वो है एल्कीन के साथ योगात्मक अभिक्रिया। तो यदि किसी अभिक्रिया में मान लीजिए ये कार्बोनियम आयन बना है और यदि हम इसकी अभिक्रिया एल्कीन से करवाते हैं तो एल्कीन के साथ जुड़कर एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो यूज़ हो जाएंगे यहाँ बॉन्ड बनाने में और फिर इस कार्बन पर 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बड़ा कार्बोनियम आयन बन जाता है। तो अभी भी कार्बोनियम आयन, पर ये छोटा था, एल्कीन के साथ जुड़कर ये बड़ा कार्बोनियम आयन बन गया। बड़ा कार्बोनियम आयन इस छोटे कार्बोनियम आयन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो यदि एल्कीन उपलब्ध है तो ये अवश्य ही इसके साथ जुड़कर इस प्रकार से बड़ा कार्बोनियम आयन बना देती है। अब ये बड़ा जो कार्बोनियम आयन है ये अगेन जो हमने पीछे रिएक्शंस डिस्कस किए हैं वो रिएक्शंस शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बड़ा कार्बोनियम आयन है इसमें से यदि H आयन निकल गया, आई एम सॉरी यहाँ CH3 लिखना है हमको, तो H आयन यदि यहाँ से निकल गया तो H के विलोपन से एल्कीन बना सकता है अंतिम उत्पाद के रूप में। और यदि इसके पास कोई नाभिक स्नेही उपलब्ध है, मान लीजिए हेलोजन उपलब्ध है, तो जहाँ प्लस चार्ज था वहाँ पर हेलोजन जुड़ जाएगा और एल्काइल हैलाइड जो है वो बना देगा, राइट। तो ये हुई हमारे कार्बोनियम आयनों की अभिक्रियाएं। अब हम डिस्कस करते हैं कार्बोनियम आयन्स का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोनियम आयन एक ऐसी संरचना है जिसमें कार्बन पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा एटम्स या ग्रुप्स लगे होते हैं। यहाँ पे मैंने R डैश और R डबल डैश लगा दिया है और साथ ही साथ इस पर एक प्लस चार्ज होता है। तो देखते हैं इसका कि किस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। कार्बोनियम आयन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, यानी कि कार्बन का एक S और 2 p कक्षक मिलकर 3 नए कक्षक बनाते हैं जो कि sp2 कक्षक कहलाते हैं, संकरित कक्षक कहलाते हैं। ये तीनों sp2 कक्षक जो हैं वो यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्टेंस पर। 120 डिग्री का एंगल बनेगा, इनका एंगल यहाँ पे 120 का होगा। तीनों अरेंज हो जाएंगे और इसी sp2 कक्षक पर जो भी एटम या ग्रुप है वो लग जाएगा। सपोज यहाँ R डैश और R डबल डैश मैंने लगाया है तो वो sp2 कक्षक पर ही जुड़ा हुआ है। अब बचता है पीछे एक p कक्षक। वो p कक्षक खाली होता है। हम जानते हैं ना कि p कक्षक की जो शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है। ये इस प्रकार से डम्बेल शेप का p कक्षक है, ये खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। चूँकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हम कार्बन पे प्लस चार्ज शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव मध्यवर्ती है। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको स्थायित्व। तो अभी मैंने बताया था आपको कि कार्बोनियम आयनों का जो स्थायित्व है वो इस प्रकार से होता है। तृतीयक सबसे ज़्यादा स्थायी, द्वितीयक उससे कम, प्राथमिक उससे भी कम।
इस टॉपिक को मैंने मेरे वीडियो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस किया है उसमें इसको पूरा समझा दिया है। तो इसकी जो स्थायित्व का क्रम ऐसा क्यों होता है, इसके दो कारण हैं। एक तो है प्रेरणिक प्रभाव और एक है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन। यदि हम एलिफेटिक कार्बोनियम आयन की बात करते हैं, एलिफेटिक के केस में एक तो है इंडक्टिव इफेक्ट, इसका रीज़न, इस क्रम का कारण क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा अति परसंयुग्मन। और यदि एरोमेटिक कार्बोनियम आयन है तो फिर उसका जो स्थायित्व का यही क्रम रहेगा। तृतीयक है वो ज़्यादा स्थायी है, द्वितीयक उससे कम, प्राथमिक उससे कम, पर कारण जो है वो अनुनाद हो जाएगा, कारण जो है वो रेजोनेंस हो जाएगा। तो एरोमेटिक वाला मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी और एलिफेटिक वाले कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।